नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन हो रहा है और जो कि 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो 43वीं धारा में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उसके अंतर्गत भारत में एक विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो 1813 के चार्टर के अंतर्गत 1 लाख रुपए का प्रावधान भारतीयों की शिक्षा दीक्षा के लिए की गई थी, उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान और उस 1 लाख रुपए का जो मद था उसका स्पष्ट जिक्र यह न होना कि भारत में कैसी साहित्य पढ़ाई जाएगी और भारतीय विद्वान किस प्रकार के विद्वान होंगे और यह मद किस माध्यम की शिक्षा पर खत्म किया जाएगा, इसको लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के रूप में जानते हैं। वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद इतना व्यापक रूप धारण कर लिया कि वह विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और भारतीयों की शिक्षा दीक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इसी क्रम में 20 वर्षों का समय लग गया और 20 वर्ष पश्चात पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण करने का समय आ गया, जो कि 1813 में आया था, तो पुनः 20 वर्ष पश्चात 1833 का समय आ गया। तो मित्रों, आज हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो कड़ी 1813 के चार्टर के अंतर्गत आगे बढ़ी, उससे भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। कारण यह था कि भारत में उस 1 लाख रुपए के मद को व्यय करने संबंधी साहित्य को लेकर, विद्वानों के आशय को लेकर और जो बची कुची बात थी कि किस प्रकार शिक्षा का माध्यम कैसा हो, इसको लेकर वाद विवाद होता रहा। जब 1833 ईस्वी का चार्टर का नवीनीकरण किया जा रहा था, उस समय व्यापक वाद विवाद के बाद उसको तैयार किया गया और आज हम लोग उसी क्रम में यह देखने का प्रयास करेंगे कि 1813 में एक प्रयास किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा यह सुझाव और यह नियम बनाया गया कि वे भारतीयों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगी। तो उसी क्रम में हम देखें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन जो 1813 के चार्टर में प्रारंभ होती है, वह किस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना हो रही है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना जो हो रही है वो 1833 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से भारत में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले का आगमन हो रहा है और लॉर्ड मैकाले ने जो 1813 ईस्वी के चार्टर के 43वीं धारा के संबंधी सुझाव गवर्नर जनरल द्वारा मांगे जाने पर जो विवरण 1835 ईस्वी में प्रस्तुत किया, उसे हम मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, जिसका कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यूं कहे कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रचलित है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें कहीं न कहीं इस मैकाले के घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और आज तक भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था उस मैकाले के घोषणा पत्र से बाहर नहीं निकल पाई है। तो आज हम लोग मित्रों यह देखने का प्रयास करते हैं, आप लोग अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखिएगा। तो पूरा भारत में किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्रस्तुत हो रही है, आगे बढ़ रही है और उसकी स्थापना हो रही है और आज तक जो शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं
इतना आयोगों की स्थापना, नई शिक्षा नीति बनाई गई है, सब में कहीं न कहीं उसकी झलक किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हमें 1833 ईस्वी के चार्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदुए हैं कि जिससे हमारे शिक्षा व्यवस्था यानी कि भारत में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्हीं धाराओं को कम समय में हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण 1833 ईस्वी के चार्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वह कंपनी के चाय व चीन के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। तो उसी को 1833 ईस्वी में जो चाय और चीन के साथ व्यापार का उसका एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंपनी के भारतीय प्रदेशों के राजस्व संबंधी अधिकार को पुनः 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अर्थात जैसा कि 1813 में भी जिक्र था कि वहाँ भारतीय के राजस्व व्यवस्था को वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, उसे फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि अब वह भारत में व्यापार से राजनीति को भी प्रभावित करना, यानी व्यापार पर एक अधिकार तो स्थापित कर ही चुकी थी। अन्य यूरोपीय शक्तियों को जो थे पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इन सबको पराजित कर ही चुकी थी, एक अधिकार बना चुकी थी। अब वह राजनीतिक यानी कि भारत के प्रशासन करने योग्य हो चुकी थी। तो राजस्व संबंधी अधिकार उसे 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, अर्थात उसे दे दिया गया। और जो एक महत्वपूर्ण बात यह भी सिद्ध होती है कि यहाँ 1833 के चार्टर में जैसा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात यह कहीं न कहीं यह बात सिद्ध करती है कि बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना पड़ा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा यानी क्षेत्र भारत में बढ़ता जा रहा था, यानी कि इतना बढ़ गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्राधिकार में वृद्धि होता जा रहा था, जिसके वजह से ऐसा कदम उठाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उस परिषद में एक नए विधि सदस्य मतलब कि कानूनी सदस्य, यानी कि एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई। यही जो धारा थी वह हमें, यही जो प्रावधान था वह हमें कहीं न कहीं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी उस पर महत्वपूर्ण कार्य करेगी, क्योंकि इसी के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले का आगमन विधि सदस्य के रूप में भारत होता है। यहीं से हमें एक क्रम मिलता है, यह क्रम जुड़ता है कि क्यों हमें 1833 के चार्टर का यहाँ जिक्र करना है, क्योंकि यह प्रावधान 1833 ईस्वी के चार्टर में ही किया गया है। जैसा कि आपके सामने मैं लिखा हूँ कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए विधि सदस्य की नियुक्ति होती है, तो वह पहला विधि सदस्य कौन बन के आता है, तो वही लॉर्ड मैकाले आता है। और जो 1813 में के 43वीं धारा के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो 1 लाख का प्रावधान था उसे 1833 ईस्वी में उसे 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया, यानी कि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जैसा कि यहाँ मैं लिखा हूँ, कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 10 लाख रुपए वार्षिक खर्च करेगी, अर्थात उस 1 लाख को बढ़ाकर 10 लाख मद कर दिया गया। लेकिन अभी 1813 के 1 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया था उसको लेकर विवाद
बहुत व्यापक हो गया था। उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से ही विधि सदस्य आया था कि कंपनी का कोई भी कानूनी दांव-पेच, कोई भी समस्या होगी उसको सुलझाने का प्रयास करेगा कौन? कि विधि सदस्य। अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि 1833 के चार्टर के यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जिसमें हमारे शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं, यह दोनों प्रावधान हैं कि जो विधि सदस्य की नियुक्ति और 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना। अब हम तारतम्यता जोड़ लिए हैं कि 1833 के अंतर्गत किस प्रकार लॉर्ड मैकाले का आगमन हो रहा है। तो भारत में जो लॉर्ड मैकाले आता है वह 10 जून 1834 ईस्वी में भारत उसका आगमन होता है, अर्थात कि लॉर्ड मैकाले भारत 10 जून 1834 ईस्वी में भारत आता है। और जैसे ही वह आता है, जैसा कि हम ये भी थोड़ा सा याद कर लें कि गवर्नर जनरल जो परिषद थी, तो गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह प्रयास किया, आते ही विधि सदस्य जो कि लॉर्ड मैकाले था उससे सुझाव मांगा, उससे कहा कि जो 1813 ईस्वी की 43वीं धारा है उसके वजह से जो समस्या हुई है उसका व्याख्या करे, उसका समाधान, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसका समाधान प्रस्तुत करें। इस संबंध में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सुझाव मांगा गया और 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंपा और उसके अंतर्गत उसने 1813 ईस्वी के 43वीं धारा को बहुत ही अच्छी तरीके से गहन अध्ययन किया। और जो लॉर्ड मैकाले था वह पाश्चात्य विद्या का समर्थक था, यानी अंग्रेजी का समर्थक था और अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान के साथ साथ एक स्पष्टवादी वक्ता भी था। उसकी झलक हमें अभी आगे दिखाई देगी कि उसने 1813 ईस्वी की 43वीं धारा का गहन अध्ययन करने के पश्चात वह चालाकी भरा कदम उठाता है और उसने क्या किया कि वह इस प्रकार अपना विवरण पत्र बनाया कि अपने विवरण पत्र में वह प्राच्यवादियों को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया, उन्हें अपने तर्कों के माध्यम से एकदम संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हुआ। और उसी के अंतर्गत भारत में प्राच्यवादियों का अंत होता है और भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का भी अंत होता है और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है और भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्थापित हो जाती है। तो यहाँ हम देखें कि जब वह 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंपता है, उससे पूर्व वह 1813 ईस्वी की 43वीं धारा को अच्छी तरीके से पढ़कर अपने तर्कों के द्वारा अपने प्रकांड विद्वत्ता का परिचय देते हुए प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। और वह अपने विवरण में यह लिखा कि साहित्य शब्द से आशय, सबसे पहली समस्या थी कि भारतीयों को किस प्रकार के साहित्य पढ़ाया जाए, इसी को लेकर पहला विवाद था। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी अपने अपने साहित्यों की बात कर रहे थे। तो उसने क्या किया, साहित्य शब्द से जो आशय लगाया, यहाँ उसने डायरेक्ट प्रत्यक्षतः अंग्रेजी का समर्थन नहीं किया, उसने संतुष्ट करने का प्रयास किया प्राच्यवादियों को और यह कहा कि संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य ही नहीं, यानी यहाँ पर सिर्फ संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य के ज्ञाता या जानकार या उसे ग्रहण करने वाले लोग ही नहीं हैं, एक अन्य साहित्य भी आ चुकी है। वह कौन है? अंग्रेजी साहित्य भी। अर्थात अगर वह यह कहता कि अंग्रेजी साहित्य से आशय है तो इन लोगों ने संस्कृत, अरबी और फारसी के लोग इसका विरोध करते, इसीलिए उसने इनके साथ ही साथ इनका समर्थन भी प्राप्त करना चाहा और प्राप्त भी किया। उसने संस्कृत, अरबी, फारसी का जिक्र करते हुए अंग्रेजी साहित्य को भी उसमें शामिल किया। यहाँ साहित्य शब्द का आशय उसने
अरबी, संस्कृत, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया। यहाँ बात हुई। आगे जो था भारतीय विद्वान से आशय। अब भारतीय विद्वान से आशय था तो यहाँ पर भी अगर वह भारतीय विद्वान के जगह पे भारतीय नए विद्वानों की बात करता और वह यह कहता कि जो प्राचीन भारतीय विद्वान हैं ये निरर्थक हैं और जो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हैं वो अच्छे हैं, तो यहाँ भी समस्या होती, फिर विवाद का अंत नहीं होता। तो उसने अपने विद्वता का परिचय देते हुए यहाँ पर भी वह कहा कि भारतीय विद्वान से आशय उन विद्वानों से हैं जो लॉक व मिल्टन के दर्शन व कविताओं को ग्राह्य करना चाह रहे हैं, जिनमें कि आगे बढ़ने की इच्छा है, जो कि आधुनिकता को लिए हुए है। तो उसने ऐसे भारतीय विद्वानों से आशय लगाया जिसमें लॉक व मिल्टन के दर्शन और उसके कविताओं में दिलचस्पी रखते हों, क्योंकि उस समय तक भारत में ऐसे विद्वानों का उद्भव हो गया था जिनमें राजा राम मोहन राय इत्यादि प्रमुख थे। और तीसरा मद का व्यय था। तो यहाँ पर भी वो डायरेक्ट मद को प्राच्य या पाश्चात्य के विषय में नहीं, वो डायरेक्ट कहा कि जो 1 लाख रुपए का मद है उसका व्यय है वह कंपनी के विवेक के ऊपर है, इस पर किसी का और कोई अन्य अधिकार नहीं है, उस पे अधिकार कंपनी का है। कंपनी चाहे उस 1 लाख रुपए का व्यय अपने अनुसार जिस प्रकार की शिक्षा साहित्य पे चाहे खर्च कर सकती है। अर्थात लॉर्ड मैकाले ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन यह बात प्राच्यवादियों को भनक नहीं लग पाई और वह अपने इन बातों के समर्थन में जो सुझाव प्रस्तुत किया उसमें इसने अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ बताया। उसने अंग्रेजी साहित्य को बताया कि अंग्रेजी साहित्य विश्व के सबसे बुद्धिजीवियों की भाषा है, बुद्धिजीवियों का साहित्य है। अर्थात वह कहीं न कहीं अपने प्रकांड विद्वता और अपना जो कि खुद अंग्रेजी का समर्थक व्यक्ति था, उसने अंग्रेजी के श्रेष्ठता को उसने साबित किया और बताया कि अंग्रेजी साहित्य ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। और उसने इसको स्थापित करने के लिए, अंग्रेजी की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का बताया। और उसने यह बताने का प्रयास किया अपने सुझाव में 10-12 बिंदुओं में उसने बताया कि भारतीय साहित्य में ऐसे ऐसे महासागरों का वर्णन है जो दूध से बने हैं, जो शीरे से बने हुए हैं। ऐसे ऐसे भारतीय साहित्य में ऐसे ऐसे राजाओं का जिक्र है जो 60 फीट लंबे होते थे, जो जमीन से आसमान तक पहुंच जाते थे, जो हवा में उड़ते थे। ऐसी बातों के माध्यम से उसने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का बताया। और यही नहीं, उसने यह कहा कि संपूर्ण अरबी और संस्कृत साहित्य इंग्लैंड के एक लाइब्रेरी के एक कोने से भी तुच्छ है। अर्थात उसने अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता को स्थापित किया और अपने बनाए हुए तर्कों, और आज के अगर समय में देखें तो कुछ यथार्थ भी नजर आता है कि जो भारतीय साहित्य में अकल्पनातीत, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसे साहित्यों को उसमें स्थान, ऐसे बातों को भारतीय साहित्य में स्थान दिया गया था जिसका कि उसने खुलकर मजाक उड़ाया और अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता को साबित किया। इस प्रकार उसने भारत में अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ साबित कर दिया और इससे प्राच्यवादी भी कुछ कह नहीं सके और मौन रहे। और ये शिक्षा कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षित कर सके, इसलिए उसका विचार था कि कुछ लोगों को ही भारत के उच्च वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था का मैकाले विवरण के अनुसार बात कही गई थी कि भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी और जब वह शिक्षित हो जाएंगे तो वे लोग भारतीयों के अन्य लोगों को शिक्षित करने का प्रयास
प्रयास करेंगे, अर्थात कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाएगी और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर नीचे तक आएगी। इसी को हम निस्यंदन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे छनाई का भी सिद्धांत कहा जाता है। छनाई का सिद्धांत यानी कि जिस प्रकार से कोई द्रव छन्नी के माध्यम से छनता हुआ नीचे जाता है और उसका आकार बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से इसने अपने विवरण पत्र के माध्यम से उच्च वर्गों को शिक्षा देने की बात कही और उच्च वर्ग जब शिक्षित हो जाएंगे तो वह धीरे धीरे नीचे वर्ग तक शिक्षा फैलाने का प्रयास करेंगे। इसे ही हम निस्यंदन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न भी पूछता है कि भारत में निस्यंदन के सिद्धांत का जनक कौन था, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। और एक प्रश्न यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं, अभी वह समाप्ति के पश्चात आप बने रहिएगा, हम आपसे बात करेंगे जो मुख्य वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उस पर सरसरी नज़र दौड़ाया जाएगा। तो यहाँ तक हम देख लिए कि किस प्रकार लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत, अरबी, फारसी का जिक्र करते हुए अंग्रेजी साहित्य का समर्थन कर गया और भारतीय विद्वानों में लॉक और मिल्टन के प्रति जिनकी जिज्ञासा थी ऐसे विद्वानों को शामिल कर गया। और जो व्यय था, 1 लाख रुपए का मत था, उसे कंपनी के अपने स्वविवेक पर निर्भर करा दिया और उसने अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ भी बना दिया, भारतीय साहित्य को निम्न कोटि साबित भी कर दिया और वह अपना सबको शिक्षित करने से बढ़िया उच्च वर्ग को शिक्षा देने का प्रयास किया और कहा कि उच्च वर्ग शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके पश्चात सीधे धीरे धीरे शिक्षा नीचे तक जाएगी। इसे हम निस्यंदन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा लॉर्ड मैकाले के विवरण का गुण दोष पे विचार करें तो थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड मैकाले का जो यह विवरण था उस समय तत्कालीन भारतीयों की स्थिति के आधार पर दोषपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आधुनिक समय में इसने में कुछ अच्छाई भी है जो कि समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसका जो गुण था, सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के गुण पर बात कर रहे हैं, तो जो सबसे प्रमुख गुण था प्रगतिशील शिक्षा। लॉर्ड मैकाले अत्याधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का प्रयास किया, जो कि अपने विवरण पत्र में दिया था वह प्रगतिशील शिक्षा थी। यानी कि वही प्रगतिशील शिक्षा कि अगर लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा को श्रेष्ठ साबित न करके और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन नहीं होता तो इस बात कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है मुझे कि कहीं न कहीं भारत अभी और भी जो स्थिति थी मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख का समय में वह और ही दयनीय होती जाती। लेकिन यह प्रगतिशील शिक्षा लेकर आया और उसने आधुनिक ज्ञान विज्ञान भारतीयों को देने का प्रावधान किया, जो कि उसके शैक्षिक गुण के अंतर्गत उसके घोषणा पत्र के गुण में सर्वप्रमुख था। और दूसरा जो था धार्मिक शिक्षा पर रोक। उस समय धार्मिकता की भावना मुगल एम्पायर के पतनोन्मुख काल में एकदम कट्टरता ले ली थी, जिसके वजह से लोग संकीर्ण धार्मिक शिक्षा में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। आधुनिकता से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता के बीज बो रहे थे, जिससे सामाजिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई थी और लोगों का जो जीवन के प्रति एक आशा की किरण होती थी वह समाप्त होती जा रही थी, जिसका परिणाम उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के रूप में देखा जा सकता है कि किस प्रकार नैतिक पतन प्रारंभ हो गया था। और जो तीसरी प्रमुख बात थी कि जो 1813 से विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद चले आ रहे थे, उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का उसने अंत कर दिया। अर्थात यह उसके गुण थे। और दोष जो थे वह दोष उसके मुख्य यह थे कि उसने भारतीय साहित्य का अपमान किया। यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है, यह कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय साहित्य इतना निम्न कोटि का था जितना कि लॉर्ड मैकाले ने बताने का प्रयास किया या बताया है। तो पहला दोष कि उसने भारतीय साहित्य का अपमान किया, यानी भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का बताया। हाँ, कुछ गलतियां थी, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में प्रस्तुत किया है। और दूसरा जो थी सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। उसने अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता साबित करके अंग्रेजी
शिक्षा के माध्यम को साबित करके भारतीय भाषाओं की उपेक्षा किया। अर्थात जहाँ की हम जानते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का अच्छी तरीके से विकास, जितना विकास उसके मातृभाषा के माध्यम से होगा, अन्य भाषा के माध्यम से नहीं होगा, तो उसने भारतीय भाषाओं की उपेक्षा किया, जो कि एक बहुत ही कमी थी। और अगला, भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा को थोपना। अर्थात लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा को थोपा, यानी कि भारत को भारतीय भाषा में शिक्षा न देकर उसने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास किया, जो कि कहीं से भी आज उसे हम देखें तो थोड़ा उतनी कमियां नहीं समझ में आएंगी, उसे उतना गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन तत्काल परिस्थिति में भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा थोपा जाना कहीं तक भी उचित नहीं था। अब हम थोड़ा विचार करते हैं कि इससे लॉर्ड मैकाले से संबंधित जो टेट, सी टेट, सुपर टेट में जो क्वेश्चन बनेंगे, उसमें क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना किस अधिनियम, किस चार्टर या किस आज्ञा पत्र के माध्यम से किया गया, तो 1833 ईस्वी के चार्टर के अंतर्गत। और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र भारत में कब आया, तो वह 1835 ईस्वी में आया। और अगला क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत में लॉर्ड मैकाले किस रूप में आया था, तो विधि सदस्य के रूप में आया था। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया, तो 10 जून 1834 ईस्वी में आया। और यह पूछा जा सकता है कि निस्यंदन के सिद्धांत का जनक कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था। तो मित्रों, आज हम भरसक प्रयास किए हैं कि आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना किस प्रकार 1833 ईस्वी के चार्टर के अंतर्गत मैकाले के घोषणा पत्र के द्वारा हो रहा है, यह समझ में आ जाए। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।